स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहने को तो सरकार जन सुनवाई करती है, लेकिन इसमें जन वही अलाउ होता है जिसे सरकार अलाउ करना चाहती है। इसके बहुत से उदाहरण प्रदेश में देखने को मिले हैं और इस बीच प्रदेश में इस साल एक बार फिर साबित हुआ कि बेरोजगार होना सबसे बड़ा गुनाह है। कभी बीजेपी के राज में डंडे खाने पड़ते हैं, काले कपड़े या काले रंग की किसी भी चीज को लेने पर पाबंदियां लग जाती हैं। कभी कांग्रेस राज में पुलिस से ऐसी झड़प होती है कि शरीर पर चोटों के निशान नजर आते हैं। विश्वास मानिए, बेरोजगारों के शरीर पर चोटों के निशान किसी मां के दिल पर भी पड़ रहे हैं और इसीलिए 5-5 साल में प्रदेश में सरकार का बदल जाना बहुत ज्यादा आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। आज बेरोजगार पीसीसी मुख्यालय जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई। आज बात इसी पर कि आखिर बेरोजगारों की गुहार में दिक्कत कहां है जो रोजगार सरकार नहीं दे रही। और राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी बीजेपी नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हनुमान किसान बेरोजगार प्रतिनिधि हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत राजेंद्र मेघवाल जी आपसे करना चाहता हूं। बारिश होती है तो मोर नाचता है, इसी तरह बारिश का एक मेंढक भी होता है जो बारिश के वक्त टर्राता है। तो आपकी जन सुनवाई भी आपके हिसाब से ही चलती है? जब आपको लगता है बारिश है जन सुनवाई कर लेते हैं, बाकी टाइम पे करते नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। राजस्थान में एक जनहितैषी और लोक कल्याणकारी राजस्थान की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और लगातार मैं आपको ये बताने के लिए आज ये हमारा जो जन घोषणा पत्र है मैं ये लेकर आया हूँ। स्पेशली आपके एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। इसके अंदर सारी चीजें तथ्य के साथ दी गई है। तो ये कहना कि हम अपनी मनमर्जी से करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जन सुनवाई में आपने लगातार जाने से रोका। आज बेरोजगार आपसे मिलने नहीं जा सकते। राज्यसभा चुनाव आए तो आपने जन सुनवाई बंद कर दी। इसके अलावा भी बहुत से मौके रहे जब जन सुनवाई नहीं हुई। सुनिए, देखिए राजनीतिक दल के अंदर राजनीतिक प्रोग्राम्स भी होते हैं, तमाम चीजें होती है। देश के अंदर और भी चीजें होती है। जिस तरीके से देश के अंदर अराजकता का माहौल है, जिस तरीके से देश की राजधानी को अघोषित रूप से आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी गई है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और ये बेरोजगार जो पिछले 3.5 साल से आपके समय में प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका मसला नहीं है? सर मैं आपको बता दूं स्वप्निल जी कि इस राजस्थान की सरकार ने अभी तक का राजस्थान की सरकार का पिछले 75 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा नौकरियां राजस्थान सरकार ने अपने इस 3 साल के कार्यकाल में दी है। लगभग 1,06,000 से अधिक नौकरियां दी जा चुकी है और करीबन 1 लाख प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख के आसपास नौकरियां और दी जाएगी बचे हुए पीरियड। सुनिए, कुल वादे की बात नहीं, कुल वादे की बात मैं आपको बता दूं। कुल वादा तो केंद्र की सरकार का था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन एक रोजगार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए ना आपका कुल वादा कितना था? फिर आपने केंद्र सरकार में कोई अंतर नहीं? क्या बीजेपी और कांग्रेस एक है? केंद्र सरकार, सर मेरी बात सुनिए, राजस्थान की सरकार ने जो नौकरियां दी है, राजस्थान की सरकार ने अपने वित्तीय संकट को देखते हुए भी दी है। और आपको पता होगा कि 85 से 97% हमारा पैसा पेंशन और सैलरीज में जाता है, फिर भी हमने नौकरियां दी है। राजस्थान जाता है मतलब ये व्यवस्था है। आपको इसी में तो रास्ते खोजने, इसी में आप कर्ज माफी के रास्ते खोज सकते हैं, इसी में आप मुफ्त चीजें देने के रास्ते खोज सकते हैं। आज आपने बेरोजगारों का मोबाइल खुलवाया वहां पुलिस से, है ना? अब आप महिलाओं को मोबाइल बांटेंगे तो माओ को मोबाइल मिल जाएगा, वो अपने बच्चों को दे देंगे। इसी तरह से चीजें घूमेंगी। प्रतिबद्धता है लोक कल्याणकारी सरकार का हर एक तबके के साथ में एक वचनबद्धता होती है। महिलाओं के साथ आईटी। हाँ, तो फिर ये मत गिनाइए ना कि पेंशन देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। ये तब नहीं देना पड़ता है जब कर्ज माफी होती है। ये तब नहीं देना पड़ता है जब आप मुफ्त मोबाइल बांटने की योजना लाते हैं। ये तब नहीं देना होता है जब आप विधायकों को आईपैड देते हैं। ये मुफ्त नहीं है, ये जनता का पैसा है और जनता के हित में लगता है। यहां पर अंबानी अडानी को फायदा नहीं पहुंचाया जाता। सोचिए आप इस बात पहुंचा भी नहीं पाएंगे और उसी तरफ आप दौड़ते हैं फिर जब विसर्जन राजस्थान होता है। नहीं, या तो बोलिए आज के बाद हम किसी उद्योगपति से एक पैसा नहीं लेंगे देश के विकास के लिए। राजस्थान की सरकार ने पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार दिए। आप मेरे को बता दीजिए किसी भी राज्य सरकार का 3 साल का आंकड़ा। ठीक है, तो आज बेरोजगारों ने डंडा क्यों खाया? हमसे ज्यादा आज बेरोजगारों को चोट क्यों पहुंची? देखिए सर, अगर वो जन सुनवाई में आ जाते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता? राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था बनाने का जिम्मा है। आप सोचिए अगर इनको नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? बेरोजगार वहां पर पहुंचकर दंगा करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सीएचए की नौकरी के लिए जिम्मेदार कौन है? बताइए आप मेरे को। अगर मैं आपसे आज की घटना पूछ रहा हूं,
मुझे ये बताइए, आज अगर बेरोजगार वहां पहुंच जाते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, आप मिल लेते, दिक्कत कहां थी? सीएचए का, आपको सीएचए का मैटर तो पता है ना। सीएचए की नियुक्ति केंद्र सरकार के आदेश पर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हुई थी। एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरने के बाद, जो कि लगभग किसी मुख्य परीक्षा की तरह ही हुआ था, उन लोगों को नियुक्ति दी गई थी। मैंने मान लिया, आज बेरोजगार पहुंच जाते जनसुनवाई में मिलने तो क्या दिक्कत थी? सर मेरी बात सुनिए ना, बेरोजगारों से बात होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी बेरोजगारों से बात करते हैं। आज वो उपेंद्र यादव जी नहीं बैठे, उनसे पूछिए, आप अभी फोन पे ले लीजिए, उनसे पूछिए। अब तक राजस्थान की सरकार, उपेंद्र यादव वहीं पे खड़े हैं। उपेंद्र यादव ने भी टूटे हुए मोबाइल अपने हाथों में लेकर दिखाए हैं, और विश्वास मानिए, अब मैं आपको बताता हूं, हनुमान मेरे साथ जो है, मैं उनसे बातचीत करता हूं। हनुमान, मुझे एक बात बताइए, बेरोजगारों, आप जनसुनवाई के लिए जा रहे थे, क्या बेरोजगारों के हाथों पे चोटों के निशान नहीं है? क्या बेरोजगारों के शरीर पर चोटों के निशान नहीं है? क्या बेरोजगारों के मोबाइल नहीं टूटे हैं आज? हनुमान सर, आप बेरोजगारों की बात कर रहे हो, उनकी चोटों की बात कर रहे हो, उनके न केवल कपड़े फटे हैं सर, उनकी मां के तक फोन आ रहे हैं। उनके घर वाले ये सोचकर भेजे थे कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है, वहां पर जो कांग्रेसी नेता है कम से कम बात करेंगे। आज बेरोजगारों की पीड़ा सुनेंगे। बेरोजगारों के ना केवल फोन फोड़े गए हैं, माननीय कांग्रेसी नेताजी बोल रहे हैं कि सरकार के पैसे होते हैं इसलिए हमने ये फोन लेते हैं। आज जाकर देखो, आपको एहसास भी नहीं होगा। एक बेरोजगारों के पिताजी है ना, उनको एक छोटा सा फोन किस लिए दिलाते हैं? फरने के लिए। और किस घोषणा की बात कर रहे हो? और इनको एक चीज ये देखना कि केंद्र ने ऐसा किया इसलिए राज्य सरकार ने ऐसा किया। जब आप वोट लेने घर घर जाते हो तब तो ये बात नहीं बोलते कि केंद्र ऐसा करेगी तो हम भी ऐसा करेंगे। आप बेरोजगारों के पास जाते हो, जब आपने प्रथम बजट में साफ साफ लिख रखा है कि हम टेक्निकल हेल्पर के 6000 पदों पर भर्ती निकालेंगे, तो आज मुकर क्यों रहे हो? कम कैसे निकला? नहीं, और आपका जो लिखित समझौता है, आपका जो आपके पास जो लिखित समझौता है सर, लिखित समझौता लखनऊ समझौता हुआ, कितनी मांगे मानी गई है सर? वार्ता करने से, बैठा कर बुलाने से, दो बात करने से नहीं होता। ये केवल और केवल बेरोजगारों को गुमराह करने की, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनको आदत पड़ गई है। इनकी आज है ना, इनके बेरोजगारों के आंसू के ऊपर रोटियां सेक कर आदत पड़ गई है। यदि इनके पास जवाब है तो जवाब दीजिए कि यदि आपने बजट में 6000 का आंकड़ा लिखा है, लिखने वाले कौन थे? बजट को निकालने वाले कौन थे? आज मुकर क्यों रहे हो? या तो बजट के ऊपर लिख दो कि ये बजट केवल और केवल वो किसानों के बेटे बेटियों, उनके आंसू के ऊपर रोटी सेकने के लिए बनाए गए हैं, और केवल वोट लेने के लिए बनाए गए। ठीक है हनुमान, मैं आगे आपके पास आऊंगा। अब मैं आ रहा हूं आपके पास शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी। एक ये सरकार है और ये क्या कर रही है, ये सबके सामने। एक केंद्र सरकार है, वो क्या कर रही है? अब मेरा उससे जुड़ा हुआ सवाल है, प्रदेश के कोने कोने से सेना भर्ती शुरू करो, सेना भर्ती शुरू करो के लिए आंदोलन कर रहे हैं बेरोजगार। इन्होंने जनसुनवाई तक पहुंचने नहीं दिया और आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। और दूसरा, याद रखिएगा, जिस वक्त वसुंधरा राजे सीएम थी, इन्हीं बेरोजगारों को दौड़ा दौड़ा कर डंडे मारे गए। अगर उनके शरीर पे किसी भी काले रंग का कुछ भी होता था, उतरवा दिया जाता था, क्योंकि आप उस काले रंग से डरने लगे थे। आप सुनवाई करवाएंगे इनकी सरकार के सामने? आप कैसे बेहतर हैं? स्वप्निल जी, आपने देखा होगा केंद्र की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने आज ही अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की। 1.5 साल और वो किस तरह का है वो आपको भी पता है। क्या वो वैसा है जैसा बेरोजगार सेना भर्ती मांग रहे थे रेगुलरली? आप देखिए, रक्षा मंत्री ने भी सेना भर्ती खोल दी गई है और बंपर से सेना भर्ती होगी, जिसकी आज घोषणा हो गई है। नहीं, आम सेना भर्ती और अग्निपथ भर्ती योजना में डिफरेंस है कि नहीं है? कुछ इन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी का जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने 8 देशों का अध्ययन किया है। वहां की जो सेना प्रणाली है उसका अध्ययन करके किस तरह से सेना के, सर एक बात बताऊं मैं आपको, आप आसपास के 8 देशों का अध्ययन करके पेट्रोल प्राइस भी देख लेते ना, तो आप फिर पेट्रोल प्राइस आपको कम करना पड़ जाता है। जो चीज आपको पसंद आती है वो आप देख लेंगे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा ना सर। लोग क्या मांग रहे थे? लोग मांग रहे थे रेगुलर सेना भर्ती। बिल्कुल स्वप्निल जी, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार ने 8 देशों का जो सेना भर्ती मॉडल है उसका अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, उसके बाद उसको इंडिया में लागू किया जा रहा है। आप देखिए, इस सेना को सुदृढ़ीकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए देखिए दिक्कत क्या है शैलेंद्र सिंह जी,
अगर कहीं से कोई मांग उठे और उसको झुंझुना पकड़ाया जाए तो उसको आप कितना भी गा गा कर बताइए, झुंझुने की जितनी आवाज होती है उतनी होती है। मैं कह रहा हूं आप कैसे कांग्रेस से बेहतर हो सकते हैं जब आपने भी इन्हीं बेरोजगारों को मारा है, इनके शरीर पर डंडों के चोटों के निशान थे, जब इनको काले रंग से आप लोगों ने महरूम कर दिया था कि नहीं भैया, नहीं सीएम निकल रही हैं, आप काले रंग का कुछ नहीं लेके बैठ खड़े होंगे यहां पर। तो आप कैसे डिफरेंट हैं? स्वप्निल जी देखिए, सरकार के तौर पर तो आप भी नहीं देखा करते थे। पार्टी की जो पहले भारतीय जनता पार्टी की जो पहले सरकार थी, हमने लगभग 2 लाख नौकरियां दी हैं, और जो 2018 में भर्ती निकाली गई थी, तो मेरा सवाल भी आपसे यही है, आपने कुल कितनी नौकरी का वादा किया था? 65,000 भर्ती। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो 2013 में आपने कितनी नौकरी का वादा किया था? 1 लाख भर्ती पाइपलाइन में, आज तक उनका वर्गीकरण नहीं हुआ है। भाई, रोज हर महीने आप देखिए राजस्थान का बेरोजगार युवा सड़कों पर आ जाता है। वो आज आपको नजर आ रहा है ना, आपके राज्य में तो आपको नजर नहीं आया था। उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको राजेंद्र मेघवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत शॉर्ट में बोलिएगा क्योंकि मुझे मिथिलेश जी से भी सवाल लेना है। राजेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था 2014 के अंदर। 8 साल हो गए, कहां है 16 करोड़ रोजगार? ठीक है, एक मिनट। और सेना के अंदर नहीं, देखिए किसने क्या किया था, किसने क्या, आपने भी जो वादा किया था राजेंद्र जी, आप उससे बहुत पीछे हाफ रहे कहीं पर, उनने जो वादा किया वो भी कहीं पर हाफ रहे होंगे। तो एक दूसरे पर ये सब दोषारोपण मत कीजिए, मैं आगे इस पर चर्चा कर लूंगा। लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, बहुत साधारण सी बात है, बेरोजगार होना इतना बड़ा गुनाह हो चुका है कि किसी को ये समझ में नहीं आता कि वो वहां पर जो एक अकेला लड़का खड़ा है, उसके पीछे एक फैमिली है, उसकी माँ है, उसके बाप है, उसके भाई है, उसकी बहन है, कई लोगों के सपने उन पर टिके हुए हैं, शरीर पर जो चोटों के निशान लगेंगे वो दरअसल और भी परिवार के सदस्य उसको महसूस कर पाएंगे। मिथिलेश जी, प्रत्यक्ष रूप से रुकिए, अब 2 मिनट रुकिए शैलेंद्र जी और राजेंद्र जी। राजेंद्र जी 2 मिनट रुकिए। शैलेंद्र जी 2 मिनट रुकिए। मिथिलेश जी, सवाल आपसे था। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगना बंद मैं आऊंगा अनुमान। मिथिलेश जी यह हालत ये है। बोलिए। स्वप्निल जी, मैंने इनको भी बताया, गिनाया। नहीं, 2 मिनट आप दोनों रुकिए, 2 मिनट आप दोनों रुकिए प्लीज। अरे मिथिलेश जी ने अभी तक नहीं बोला, थोड़ा सा सुन ले उन्हें भी, थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इतनी व्यग्रता, इतनी व्याकुलता अगर आप लोग विधानसभा में दिखाते तो कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। मिथिलेश जी। सर मैं एक बात कर, सर मैं एक जो कि बेरोजगार हो, एकीकृत महासंघ के संगठन की तरफ से मैं एक बात बोल रहा हूँ। बोलिए। ये पक्ष और विपक्ष इस बात को क्यों भूल रहा है कि वही उपेंद्र यादव, जिस उपेंद्र यादव के ऊपर आज आप लोग उनके हितैषी बन रहे हो ना, वही उपेंद्र यादव 5 साल भी लाठियां खा रहा था, आज भी लाठी खा रहा है। आज उनके पैर को तोड़ने की कोशिश की गई है। आप सोचना साथियों, एक किसान का बेटा है, एक बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है। आज 5 साल पहले भी उनके लिए प्राथमिकता बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार है। जब 5 साल पहले लाठियां खाई है, आज भी खाई है। आप भूल गए 5 साल पहले लाठी जो आप लोगों ने लाठियां मारी है। हनुमान प्लीज रुकिए, अब आप पीछे से लग रहे हो। मैं समझ रहा हूं आप जो बोल रहे हैं, मैं उसे समझ रहा हूं, और विश्वास मानिए इसको एक प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है। जो आप बता रहे हैं यही एक कड़वी हकीकत है। मिथिलेश जी, आज पूरा शहीद स्मारक आंसू से भीग गया। पूरे शहीद स्मारक पर, अरे वो स्मारक तो बना दिया, कभी स्मारक के दर्शन तो करो, कभी स्मारक पे जाओ, उन शहीदों के चरणों में देखो। वो बेरोजगार, वो बहने, वो भाई रो रहे हैं। नहीं ठीक है, 2 मिनट प्लीज हनुमान, मेरा साथ दे प्लीज। मुझे और भी बस सिर्फ मिथिलेश जी से एक बार आ जाने दीजिए, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। हनुमान, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। मिथिलेश जी, जी मिथिलेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी। मैं स्वप्निल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति याद आ रही है जी, कि पांचाली के चीरहरण पर जो जो चुप पाए जाएंगे, इतिहास के कालखंड में वो कायर कहलाएंगे। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आज जो हालात हैं बेरोजगारों की, वो बहुत नाजुक दौर में है। बातें करना बहुत आसान है यहाँ बैठकर, लेकिन इनके साथ वाकई ठगी हो रही है। वाकई ही इनके साथ, अब इसमें ठगी के कारण क्या है कि ठगी के कारण है कि हम झूठे इन्हें सपने दिखाते हैं, झूठे वादे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने यूथ को, जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी क्वालिटी एजुकेशन, आज राजस्थान का हायर एजुकेशन आईसीयू सिस्टम में है, जो तमाम चीजें हैं। अब वो बेरोजगार डिग्री लेके निकल रहा है। आए दिन हम सुनते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियां डिग्री बांट रही है, उन पर कोई कंट्रोल किया क्या? आज तक चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, वसुंधरा जी की चाहे ये रही हो, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग बना क्या? नहीं बना। राजस्थान में खूब फर्जीवाड़ डिग्रियां बांटी जाती है आए दिन, कंट्रोल किया क्या? नहीं किया, क्योंकि दोनों को नेताओं को बजट चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां एक शिक्षा माफिया राजस्थान में पैदा हो गए, उनसे पैसे लेके बीजेपी की सरकार चलती है और कांग्रेस की सरकार चलती है। अभी राजेंद्र जी कह रहे थे दिल्ली में अराजकता हो रही है। अरे भाई, आज राहुल गांधी के लिए बोल रहे हो, किसी जमाने में आपकी सरकार थी, वसुंधरा राजे के ऊपर आरोप लगे,
रमन सिंह पर आरोप लगे, विश्व शिवराज पे आरोप लगे, आपकी सरकारें आई, कमलनाथ जी चुप क्यों रहे, अशोक गहलोत जी ने वसुंधरा जी की जांच क्यों नहीं कराई, रमन सिंह की जांच क्यों नहीं कराई? आज आप जनता को क्या दिखाना चाहते नहीं, हैं? और एक और तो चीज है, यही हाल मैं बार बार बेरोज- कहना चाहता हूं, देखिए बेरोजगारों से जुड़े मसले पर मिथिलेश जी बहुत काफी लंबे समय से हम बहस कर रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि सरकारी खजाना की स्थिति बिगड़ती जा रही है, सरकारी खजाने की स्थिति बिगड़ती जा रही है, कौन सुधारेगा? किसकी जिम्मेदारी? हमने तो चुना ही आपको ना कि आप सुधारो और चीजें बेहतर बनाओ। आप स्वप्निल जी, देवीलाल जी का मुझे एक नारा याद आ रहा है कि इस राजस्थान की और हिंदुस्तान की जनता को क्या चाहिए? हर तन को कपड़ा, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, बाकी बात खोटी। ये लोकतंत्र का मूल आधार था। ये तमाम नेता भूल गए। ये बेचारे बेरोजगार कैसे तैसे पढ़ते हैं, कैसे कंपटीशन देते हैं, फिर पेपर आउट हो जाते हैं। सबसे बड़ा जघन्य अपराध है किसी भी प्रदेश में पेपर आउट होना। जिस एग्जाम में 16-16 लाख एग्जाम बैठते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं। ठीक है, बीजेपी वाले कहते हैं ईडी जांच करेगी। देखिए, मैं कुछ कंपैरिजन के साथ राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। परेशान और आपके इसीलिए नेताओं हर को 5 साल आप में सत्याग्रह सरकार कर रहे हैं, आपके नेताओं को दिल्ली जाने से रोका, आपने कहा अघोषित आपातकाल है और बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है, अब इसको कंपेयर कीजिए। आप बेरोजगार जन सुनवाई में पहुंचना चाहते थे, आपकी पुलिस ने रोका, क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? देखिए स्वप्निल जी, बेरोजगारों के साथ में हर स्तर पे बात हुई और अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार है उनके साथ भी वार्ता हुई, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ के साथ भी बात हुई और ओएसडी साहब के साथ भी बात हुई। तो उनकी बात हर स्तर पर सुनी जा रही है और चूंकि आज मतलब उनका किसी मतलब और एक्शन विभाग से अलग-अलग चीजें, संबंधित अगर मंत्री एक्शन नहीं दिख थे। रहा हो तो ये दोबारा एक्शन सड़कों पे आते हैं। एक मिनट ये लोग पागल तो नहीं है ना सर? सड़कों पे आने का सर, मेरी बात सुनिए ना, आप डेलीगेशन के साथ में आके अपनी बात रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो हम ठीक है यहाँ ना, फिर एक बैठे काम हैं कीजिए और ना, ये आप हनुमान दिल्ली जी में के ऊपर- ये हनुमान जी का बैठे। हाँ, क्यों देश भर में सत्याग्रह किया आपने? सर मेरी बात सुनिए ना, हम इनकी बात सुनने के लिए 24 घंटे तैयार बैठे हैं। हमारा ठीक है, काम यही है, हम जनता की हनुमान बोले, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोले। आपने बुलाया था, आपने बुलाया था, राजस्थान सरकार ने बुलाया था, क्या हुआ? कितने मंगे मान ली गई? जन सुनवाई का मतलब क्या है? नहीं, कितने भी लोग आए, फौज के अंदर संविदा पे भर्ती होगी। आप सुनिए, ऐसा ठीक, हुआ है कभी? नहीं, फौज के ठीक अंदर है, हाँ, संविदा हनुमान। पे भर्ती करेंगे, रेलवे की भर्तियां बंद। सर, मैं ये और पूछूंगा, पूरा का आज- पूरा आज करोड़ों की बात रोजगार, करो। 45 आज करोड़ जो लोगों लाठियां ने पड़ी है उनकी नौकरी जवाबदेही ढूंढना कौन बंद कर है? दिया। आज भाई साहब कितनी उपेंद्र बुरी जी हालत है पूरे पैर देश के तोड़ने की अंदर कोशिश की गई है, बेरोजगारी की। और उनके घुटने तोड़ने की कोशिश की गई है। हाँ, नहीं, लेकिन यही सवाल मुझे ये भी पूछना है। शैलेंद्र जी, मेरा सवाल आप ले लीजिए। चलिए, मेरा सवाल आप लीजिए। शैलेंद्र जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल होगा। सुनिए, शैलेंद्र जी प्लीज मेरी बात सुनिए। शैलेंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही बोलेंगे। मेरा सवाल ले लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए शैलेंद्र जी प्लीज। हनुमान 2 मिनट रुकिएगा, राजेंद्र जी 2 मिनट रुकिए। शैलेंद्र जी, एक अच्छा विपक्ष वो होता जब बेरोजगारों पर लाठियां पड़ी थी ना, वहां पर उनके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते। कहां थे आप? सर बेरोजगार आइए, स्वप्निल हम तो जी, स्वागत करेंगे। आप देखिए, हम तो रीट का प्रचार पेपर, रीट का पेपर आओ, लीजिए। आप आज बेरोजगारों के सामने ढाल बनकर क्यों नहीं खड़े थे? आज बेरोजगारों की लाठियां पड़ी है, उनकी मायके पर क्या बीत रही है? उनके दादा एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताता हूं शैलेंद्र जी, विश्वास मानिएगा आप। ये जो आज हम जयपुर में देख रहे हैं ना, ये लगभग 1.5-2 साल पहले हम यूपी में देख चुके हैं। इसमें नया कुछ नहीं है। युवाओं को न्याय आप समझ रहे हैं इस बात को? ये पूरे देश में रूटीन बनता जा रहा है। नहीं, शैलेंद्र जी मेरी बात सुनिए। शैलेंद्र जी मेरी बात सुनिए। अच्छा विपक्ष वो होता जो आज बेरोजगार के सामने ढाल बनकर खड़ा होता कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। 2 अगस्त 2 अक्टूबर और 2 ये जनवरी दंगे की भड़काने वाले बेरोजगार लोग ने हैं, ये घोषणा कर कभी दी है। रोजगार की बात नहीं, करेंगे, दे भी नहीं नहीं, ठीक है। अभी वो इशू है नहीं। आप भी कई इलाकों में ढाल बनकर नहीं खड़े। ठीक है, नहीं, अगर आप सवाल का जवाब देंगे शैलेंद्र तो क्या मतलब है? 2 मिनट रुकिए अब। देखिए, मैं आपको कैटेगोरिकली बताता हूं, मैं आपको कैटेगोरिकली बताता हूं कि स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि जब भी कोई विपक्ष में होता है वो आंदोलन स्थल पर पहुंचता है और साथ देने का वादा करता है, और यह वादा करता है हमें चुनवाओ, हम आएंगे और हालात बदल देंगे। उसके बाद वो सरकार में चला जाता है, फिर वो एक शेल में बैठ जाता है। अब स्थितियां बदल जाती है, अब दूसरा दल विपक्ष में है, हमसे भूल हुई, हम आपके साथ खड़े हैं अब, है ना हनुमान? यही हो रहा है ना घूम फिर के। बिल्कुल। आप एक बार आज 37 मार्च में क्यों नहीं गए?
आप जब डिबेट में आ सकते हो तो शहीद स्मारक पर क्यों नहीं गए? आप एक देखो, आज उस भाई साहब उपेंद्र यादव जी के घुटने तोड़ने की कोशिश की गई है, उनके सिर पर चोट आई है, जाके हाल साल तो पूछो क्यों, गलती क्या है? एक उपेंद्र यादव राजस्थान में युवाओं के लिए खड़ा है इसलिए क्या युवाओं की मांग उठाना गलत है? कितने उपेंद्र यादव को रोकोगे? क्या घुटने तोड़ने सही है? मैं ये पूछ रहा हूँ पक्ष विपक्ष दोनों से, बेरोजगारों की मांग उठाने के घुटने तोड़ने सही है? कहाँ का लोकतंत्र है? आप दिल्ली में जाकर बोल रहे हो लोकतंत्र के, मिथिलेश जी मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूँ। लोकतंत्र है, देखिए मैं आपको सिंसियरली बता रहा हूँ, यही घूमकर यही एक विशियस सर्कल चला आ रहा है, ये जहरीला गोला समझ लीजिए आप, उसी पर चीजें चल रही है, उससे अलग कुछ नहीं होता हर बार। मिथिलेश जी कांग्रेस आएगी तो क्लोजिंग कमेंट दोनों बेरोजगारों के ऊपर क्यों? क्या बेरोजगारों के आंसुओं पर रोटी सेकना ही स्वाद है? हनुमान आप प्लीज रुकिए, मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ जी। मिथिलेश जी, स्वप्निल जी, आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बहुत बड़ी बात कही कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। ये वही बेरोजगार हैं जिन्होंने आपको वोट दिया और आपको सत्ता दी, और आज इनके साथ ये हो रहा है, तो ये फिर कभी वापस बदलेगा समय? तो ये राजनेता बोल तो देते हैं लेकिन खुद पर लागू नहीं करते। तमाम भर्तियों में पेपर आउट होना, इससे ज्यादा शर्मिंदगी राजस्थान में कुछ नहीं हो सकती। इसका मूल कारण यह है, गुजरात में 22 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। मिथिलेश जो थोड़ा सा सरकार गुजरात का है, दीजिए। सरकार के जितने भी समझदार लोग हैं इनके पास बेरोजगार राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नाम पर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नाम पर इन्होंने ऐसे जो शिक्षा माफियाओं से गठजोड़ करने वालों का इकट्ठा कर लिया है जो इस राजस्थान को गर्त में ले जा रहे हैं और बेरोजगार परेशान है। लेकिन बहुत छोटा सा सवाल मेरा आपसे यह है कि बहुत छोटा सा सवाल मैं ले रहा हूं कि क्या सत्ता राजशाही सिखा देती है? आप देखिए जब विपक्ष में होते हैं खुद पहुंचते हैं बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ, लेकिन जब सत्ता में होते हैं कहते हैं प्रतिनिधिमंडल भेजो। जब भरतपुर में आंदोलन चल रहे हैं, जब आप वहां पर पहुंच सकते हो, आज शहीद नहीं, ठीक है, चलिए इस खबर पर नजर बनी रहेगी, आगे भी इसके तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और अगर किसी बिंदु पर डिबेट की जरूरत है तो ये दोबारा डिबेट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।